हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने बीएससी सेकेंड ईयर में हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत पढ़ा था। सर बर्नर हाइजेनबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वह पढ़ा था। आज का हमारा नया टॉपिक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तथा उसकी जो एप्लीकेशंस हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टू टाइप की इक्वेशन होती हैं। पहली होती है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन तथा जो दूसरी इक्वेशन होती है श्रोडिंगर की वह श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन होती है, जिसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, हमने पहली इक्वेशन लिखी है श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसमें नाम से पता चल रहा है कि जो टाइम इसमें नहीं होगा, टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन रखा गया। हम जानते हैं कि जब हमारी कोई वेव मोशन करती है तब जो पार्टिकल्स हैं वह मोशन करने लगते हैं। सर डी ब्रोगली ने 1924 में बताया कि जब कोई m मास का पार्टिकल v वेग से गति करता है तब उस वेव को हम डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस मैटर वेव कहते हैं। तो आइए जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m अपॉन h कट स्क्वायर ब्रैकेट में e माइनस बी फाई साई इक्वल टू 0, यह हमारी श्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। आइए इसका हम डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन क्या है? जब कोई मटेरियल पार्टिकल चलता है, हमने अभी बताया जब कोई भी पार्टिकल है m मास का v वेलोसिटी से चलता है तो इससे एक वेव बन जाती है, तरंग बन जाती है, जिसकी इक्वेशन होती है, जो वेव बनती है उसकी इक्वेशन किस प्रकार होती है? डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एस स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई प्लस डेल जेड स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर इक्वल टू 0। हमने इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। यहाँ पर जो इस इक्वेशन में जो यहाँ पर u है वह क्या है? वेयर u इक्वल टू पार्टिकल की वेव वेलोसिटी है। जो यहाँ पर u है वह पार्टिकल की वेव वेलोसिटी है तथा जो हमारा फंक्शन है साई, यहाँ भी है और यहाँ भी साई जो है वह हमारा वेव फंक्शन है। हमने अभी जो बताया उपरोक्त इक्वेशन में फाई क्या है? वेव फंक्शन है। तब इसके लिए जो फाई के लिए फॉर्मूला होता है वह क्या होता है? फाई जो है वह टाइम डिपेंडेंट है, एक्स वाई जेड टी चारों का फंक्शन है तथा इक्वल टू फाई नॉट एक्स वाई जेड e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। यहाँ पर जो फाई नॉट है हमारा, इसे क्या है? यह पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है। फाई नॉट इक्वल टू पार्टिकल का एम्पलीट्यूड जो कि टाइम इंडिपेंडेंट है। क्योंकि यहाँ पर जो फाई नॉट है यह केवल एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है तथा जो फाई है वह एक्स वाई जेड टी का कंपोनेंट है। यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 2 को, इस वाली इक्वेशन को हमने पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखा। तब हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर के रूप में हम लिखेंगे। तब इस इक्वेशन को
फाइव आर वेक्टर टी इक्वल टू फाइव नॉट आर वेक्टर e की पावर माइनस ओमेगा टी। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब हमने यहाँ पे r वेक्टर को लिया क्योंकि जो x y z होता है वह r का कंपोनेंट होता है। वेयर r वेक्टर इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इस इक्वेशन का जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है, इस इक्वेशन का t के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टाइम t, तब हमने इस इक्वेशन पे डिफरेंशियल किया, तब क्या आएगा d फाइव अपॉन dt इक्वल टू फाइव नॉट e की पावर माइनस i ओमेगा t। जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ब्रैकेट में माइनस i ओमेगा आएगा। अब हम इसी इक्वेशन का हम दोबारा डिफरेंशियल करेंगे t के सापेक्ष, तब अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू t। हमने इस वाली इक्वेशन का जो डिफरेंशियल करा टाइम t के सापेक्ष, तब क्या आएगा d स्क्वायर साई अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू फाइव नॉट साई नॉट e की पावर माइनस आई ओमेगा टी। इस वाले फॉर्म का एक बार और डिफरेंशियल होगा, तब माइनस आई ओमेगा का एक बार और स्क्वायर हो जाएगा। तब हम जानते हैं जो आई स्क्वायर की वैल्यू होती है, आई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस आई की वैल्यू होती है अंडर रूट 1। जब माइनस आई की वैल्यू अंडर रूट 1 होती है तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वह 1 आएगी। तब डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी ब्रैकेट में माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर हमने माइनस आई के स्क्वायर की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी। तब डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। यह हमारी इक्वेशन आ गई। अब हम जानते हैं यहाँ पर जो इक्वेशन है फाइव साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी, ये किसकी वैल्यू है? इक्वेशन नंबर हमने 1 में पुट करा था कि फाइव साई इक्वल टू साई नॉट ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी होती है। तब हम इस वाली पूरी वैल्यू के बदले हम यहाँ पर साई लिख देंगे। तब हमने इस इक्वेशन में साई लिखा, तब क्या हुआ? तब डी स्क्वायर साई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और साई। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 4 मान लिया। हमने डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की जो वैल्यू निकाली है अभी, उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में लगाने पर, जब डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में लगाएंगे, तब डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन यू स्क्वायर। हमने जो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल टी स्क्वायर की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर साई यहाँ पर पुट की इक्वल टू 0। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। यदि फ्रीक्वेंसी म्यू हो, यदि वेव की फ्रीक्वेंसी म्यू हो, तब जो ओमेगा होता है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई म्यू होता है। लेकिन जो म्यू होता है म्यू इक्वल टू यू अपॉन लैम्डा होता है। म्यू इक्वल टू यू अपॉन लैम्डा। जब हम इस जो म्यू की वैल्यू इसमें लगाएंगे तब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई यू अपॉन लैम्डा। हमने इस वाले यू को नीचे लिया है, तब जो ये इक्वेशन आई वह यू ओमेगा अपॉन यू इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा। हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 मान लिया।
अब इक्वेशन नंबर 6 मानने के बाद इस ये वाली जो वैल्यू होगी ओमेगा अपॉन यू की, वो इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट करेंगे। अब ऑन अप्लाइंग वैल्यू ऑफ ओमेगा अपॉन यू इन इक्वेशन नंबर 5, जब इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करा तब डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0। अब हम जानते हैं कि डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू होता है डेल स्क्वायर। हम इसे पुट करते हैं, इस ये जानते हैं। अब हमने इस पूरी इक्वेशन में साई को कॉमन लिया, तब हमारी जो फॉर्म यहाँ की बन के आई वह इस टाइप की आई। हमने इस पूरे फॉर्म को यहाँ पर हमने डेल स्क्वायर साई प्लस 4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई इक्वल टू 0 रख दिया। इस वाली इक्वेशन को हमने इक्वेशन नंबर 7 मान लिया। अब हम जानते हैं डी ब्रोगली की इक्वेशन से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है। डी ब्रोगली के अनुसार अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ऑन अप्लाइंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 7, जो हमने इक्वेशन नंबर 7 मानी थी, उसमें हम जो लैम्डा की वैल्यू है यह एच अपॉन एम बी पुट करेंगे, तब जो डेल स्क्वायर पाई प्लस 4 पाई स्क्वायर जो लैम्डा की वैल्यू है वह हमने यहाँ पुट करी एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर साई इक्वल टू 0। हम जानते हैं h अपॉन 2 पाई की जो वैल्यू होती है वह h कट के इक्वल होती है। यह हमारा h कट इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। हमने इस बार h अपॉन 2 पाई इसकी जो बदले जो लिखा वह h कट लिखा। तब जो इक्वेशन आई डेल स्क्वायर साई इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। हमने इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 8 मान लिया। हम जानते हैं एम बी इक्वल टू पी होता है, तब हमने डेल स्क्वायर साई प्लस एम स्क्वायर बी स्क्वायर के बदले पी स्क्वायर साई अपॉन एच कट स्क्वायर इक्वल टू 0 हमने यहाँ ये पुट कर दिया। हम जानते हैं किसी पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वह टोटल एनर्जी E तथा पोटेंशियल एनर्जी D के डिफरेंस के इक्वल होती है। जो काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू होती है हाफ एम बी स्क्वायर। हाफ एम बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? टोटल एनर्जी तथा पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस के। तब हमने यहाँ पर क्या लिखा? हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू ई माइनस बी। तब हम इस वाले 2 को इस वाले पोर्शन पर ले गए, एम बी स्क्वायर इक्वल टू 2 ई माइनस बी। ऑन मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाई एम, दोनों तरफ हमने एम से मल्टीप्लाई और की, तब यहाँ पर हुआ एम स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 2m ई माइनस बी। ऑन अप्लाइंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 8, जो हमने अब इक्वेशन नंबर 8 लिखी थी उसमें हम इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, तब जो इक्वेशन आएगी हमारी डेल स्क्वायर साई इक्वल टू 2m ई माइनस बी अपॉन एच कट स्क्वायर साई इक्वल टू 0। जो यही जो इक्वेशन थी उपरोक्त इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। जैसे हमने स्टार्टिंग में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपको लिखवाई थी, वही इक्वेशन यह आपकी यहाँ पर आ गई है।